वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 31 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और मैंने प्रश्नों का चयन परीक्षा की दृष्टि से किया है और आपके आने वाले परीक्षाओं के दौरान यह प्रश्न देखे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जय कुमार यस पिल्लई। जय कुमार यस पिल्लई को आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति की घोषणा आईडीबीआई बैंक द्वारा आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से की गई और नियुक्ति को बैंक के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी। नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया। उप प्रबंध निदेशक के रूप में जय कुमार यस पिल्ले रणनीतिक निर्णय लेने, समग्र प्रबंधन और संचालन में शामिल होंगे। आईडीबीआई बैंक के बारे में जानकारी। यह लिमिटेड भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक विकास वित्त संस्था है। यह 1964 में औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी संचालन और निवेश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। आईडीबीआई बैंक आरबीआई, सेबी और आईआरडीए जैसी नियामक निकायों के नियम के तहत काम करता है। दोस्तों, मुख्यालय आईडीबीआई बैंक का मुंबई है। आरबीआई के बारे में जानकारी। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 में काम शुरू किया। सर ओसबर्न को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पास बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है। इसके पास आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी को विनियमित करने की शक्ति है। आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल प्रणाली का नियामक भी है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और दोस्तों, आपको बता दें, वे 25वें क्रम के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के लेखक दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी।
गोवा के लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कोंकणी भाषा के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, दामोदर मौजी 2008 में रविंद्र केलेकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवावासी हैं। तो ये प्रश्न बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोवा के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब होना चाहिए रविंद्र केलेकर, और 2008 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने कोंकणी में 25 और अंग्रेजी में 1 पुस्तक लिखी है, जिनमें से कई का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। मौजो के उपन्यास कारमेलन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, दामोदर मौजो को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो आपका जवाब होना चाहिए 1983। और किस उपन्यास पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उपन्यास का नाम है कारमेलिन। दोस्तों, पुरस्कार समारोह गोवा की राजधानी पणजी के पास राजभवन में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में जानकारी। यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। पहला पुरस्कार 19 नवंबर पहला पुरस्कार 19 नवंबर 1966 को जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आशापूर्णा देवी 1976 में अपने उपन्यास प्रोथोम प्रतिश्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनी। दोस्तों, आशापूर्णा देवी बांग्ला साहित्य की महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं। गोवा के बारे में जानकारी। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में जिलों की संख्या 2, विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1। गोवा में महत्वपूर्ण झीलें हैं मायम झील, नेत्रावली, बबवलिंग झील, अरंबोल स्वीट वाटर लेक नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, लोक नृत्य है द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, चर्चित स्थान है गोवा के पोलो लैम बीच, बागा बीच, दूध सागर वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की स्वीकृति मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल ने रविवार को भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया। वर्तमान में SJVN पूर्वी नेपाल में रन ऑफ रिवर 900 मेगावाट अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो कि 2024 में पूरी होने वाली है। नेपाल के बारे में जानकारी। नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की थी।
यह दक्षिण एशिया का स्थलरूढ़ देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। कर्नाटक बैंक ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। शर्मा के पास कमर्शियल, रिटेल और ट्रांजैक्शन बैंकिंग और पेमेंट बैंक का व्यापक अनुभव है। नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में या कार्यभार ग्रहण करने से 3 महीने की अवधि के भीतर जो भी पहले शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। कर्नाटक बैंक के बारे में जानकारी। कर्नाटक बैंक लिमिटेड को 18 फरवरी 1924 को शामिल किया गया था और 23 मई 1924 को कारोबार शुरू किया गया था। बैंक की स्थापना कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के तटीय शहर मैंगलोर में हुई। बी.आर. वायसराय कर्नाटक बैंक के संस्थापकों में से एक थे, जिसका उद्देश्य दक्षिण केनरा क्षेत्र की सेवा करना था। के.एस.एन. अडिगा ने 1958 से 1979 तक कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2021 में कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी केबीएल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की, जिसका पंजीकृत और प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आधिकारिक पशु भारतीय हाथी है। आधिकारिक पक्षी भारतीय रोलर। हाल में नई नियुक्तियां केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। डीसीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ए.के. जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिभा भुल्लर बनी। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा टका है। बांग्लादेश और अमेरिकी सेना के बीच टाइगर शार्क 40 सैन्य अभ्यास हुआ। आयोजन था चटगांव, बांग्लादेश। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की रणनीति क्षमताओं को बढ़ाना और पारस्परिक तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान को प्राप्त करना है। दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कोप साउथ अभ्यास भी होता है। दोस्तों, हाल के दिनों में सैन्य अभ्यास कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ। स्थल रहा अरब सागर में कोंकण तट। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य हुआ। ला परोस सैन्य अभ्यास, जो कि द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ।
स्थल रहा जोधपुर राजस्थान। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के सैनिकों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल रहा तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिशाफारी प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ। भारतीय सेना ने भाग लिया और यह आयोजन स्थल था पश्चिमी बंगाल। चक्रवात वन भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था उदयपुर राजस्थान। बालिकतान अमेरिका और फिलीपींस के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। कवच भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक सैनिकों ने भाग लिया और अभ्यास हुआ अंडमान और निकोबार में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल रहा पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों, ताइवान में चीन की दबंगई पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका अब भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस संसद की सेलेक्टेड कमेटी चीन के विषय पर भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नाटो प्लस में अभी 5 देश हैं। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा सदस्य बन जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म है नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 31 सदस्य हैं। अमेरिका ने इससे जुड़ा नाटो प्लस संगठन बनाया है। नाटो प्लस में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत अमेरिका की तरह नमक की गुफाओं में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है। अब भारत में भी नमक की गुफाओं को बनाने और इसमें अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का प्रयास शुरू किया। राजस्थान के कुछ इलाकों में जमीन के नीचे नमक का भंडार है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस जगह को चुना है। दोस्तों, क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है। भले ही भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन इस युद्ध ने भविष्य की अनिश्चितताओं को भी इशारा कर दिया है। चट्टान की गुफा की जगह अब नमक गुफा क्यों? दोस्तों, दरअसल चट्टानी गुफाओं का निर्माण उत्खनन माइनिंग के जरिए होता है। यह बेहद खर्चीला, श्रम वाला और टाइम टेकिंग काम है, जबकि नमक की गुफाओं को पानी पंप करके कम खर्च और रॉक केव की तुलना में जल्दी बनाया जा सकता है। इस वजह से केंद्र सरकार ने नमक की गुफाओं पर काम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किस कंपनी ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस चैटबॉट को विशेष रूप से ग्रामीण भारत उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं और सरकार की कल्याण गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय अमेरिका है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ। संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्य नडेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक हुई न्यू कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। थीम है विकसित भारत एट 2047, टीम इंडिया की भूमिका, डेवलप इंडिया एट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया। इस बैठक में 7 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। इनमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पर विशेष ध्यान, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन बना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन, आप निम्न ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन इस प्रश्न का सही उत्तर है। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता और यह उनकी सीजन की 4थी जीत है। उन्होंने पोल पोजीशन के सभी 78 लैप्स का नेतृत्व किया। इस जीत ने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में उनकी बढ़त को 39 अंकों से बढ़ा दिया। फर्नांडो अलोंसो रेस में दूसरे स्थान पर रहे। एस्टेबन ओकन ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्लोस सेंज के साथ टक्कर के बाद चार्ल्स लेक्लेयर रेस से सेवानिवृत्त हो गए। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जानकारी, यह एक वार्षिक फार्मूला मोटर रेसिंग इवेंट है। यह 1929 से आयोजित किया जा रहा है और इसे विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल रेस में से एक माना जाता है। रेस सर्किट डे मोनाको पर होती है और एक प्रसिद्ध ट्रैक है। दोस्तों, नीदरलैंड के बारे में जानकारी, यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है। राजधानी एम्स्टर्डम है। आधिकारिक भाषा डच है। सम्राट हैं विलेम अलेक्जेंडर। प्रधानमंत्री मार्क रूटे। दोस्तों, यह है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता वर्स्टेपेन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शक बनेगा और सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, सफल होंगे, यही मेरी आशा भी है। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।